Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, Waqar Arshad here, your biology teacher. I hope you all will be fine, okay and healthy. आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट को, जो कि टेस्ट नंबर 3 है 9th बायोलॉजी का। आज के टेस्ट का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 है। आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन का आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन से। आपके बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड पैटर्न है उसके मुताबिक सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1, द फेज विच कैन एग्जिस्ट फॉर लाइफ इज। वो कौन सा फेज है जो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। G0, G2, S एंड G1 फेज। यहां पर जो ए ऑप्शन है G0 फेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ये दुरुस्त जवाब है। G0 फेज इंटरफेज का वो मरहला है कि जो तमाम उम्र के लिए भी बाकी रह सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स टेक प्लेस बाय। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, किस तरह से होता है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। ए सेल, बी फ्रेगमोप्लास्ट, सी प्लेट एंड डी क्लीवेज। दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन। क्लीवेज फर्रो बनती है जिसके नतीजे में साइटोकाइनेसिस का अमल होता है एनिमल्स में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कौन सा स्टेप है, कौन सा फिनोमेना है जो नहीं होता? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। साइनेप्सिस एंड क्यास्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या सेपरेशन ऑफ अ होमोलोगस पेयर। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होमोलोगस पेयर का सेपरेट होना प्रोफेज में नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू, नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस आर। मियोसिस के इख्तिताम पर कितने सेल्स बनते हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 2, 3, 4 या 5। यहां पर दुरुस्त जवाब है 4 वाली ऑप्शन। आपने सी ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। ये ब्लू बॉक्स से ली गई इंफॉर्मेशन है, चैप्टर नंबर 6 से इसका ताल्लुक है। पूछा गया है मेटाबॉलिज्म का तसव्वुर सबसे पहले किस साइंसदान ने पेश किया? तो आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। जाबर बिन हयान, इब्ने नफीस, बो अली सीना या एरिस्टोटल। यहाँ पर बी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। इब्ने नफीस एक मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने मेटाबॉलिज्म का तसव्वुर सबसे पहले पेश किया। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज। वो कौन सा अमल है कि जिसके दौरान में एनर्जी खारिज होती है? ए एनाबोलिज्म, बी कैटाबोलिज्म, सी मेटाबोलिज्म एंड डी म्यूचुअलिज्म। कैटाबोलिज्म दुरुस्त जवाब है। ये मेटाबॉलिज्म की एक किस्म है कि जिसके दौरान में बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस दौरान में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम बिलोंग। एंजाइम मॉलिक्यूल्स की किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रोटीन दरअसल एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज सम विटामिन्स एक्ट एज। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो अमल करते हैं, किसके तौर पर? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। एंजाइम, इनहिबिटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम के तौर पर आपने टिक करना है सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन से रिएक्शंस हैं जो बराह रास्त एनर्जी का जरिया हैं? आइए ऑप्शंस में देखते हैं, तलाश करते हैं। ऑक्सीडेशन, रीडॉक्स, रिडक्शन, नन ऑफ दीज। रीडॉक्स बेसिकली सबसे दुरुस्त, सबसे मुनासिब, सबसे बेहतर जवाब है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आ जाते हैं। और ये वो रिएक्शन है जो एनर्जी का बुनियादी जरिया है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। यहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल होता है जिस दौरान में एनर्जी पैदा होती है। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसको हम रीडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज एनर्जी टेकन। एटीपी मॉलिक्यूल का कौन सा बॉन्ड है जहां से एनर्जी हासिल होती है? फॉस्फेट फॉस्फेट, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन। यहां पर दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन में। फॉस्फेट के ग्रुप्स के दरमियान जो बॉन्ड है
वो हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब वो टूटता है एनर्जी का जरिया बनता है। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये दोनों फोटोसिंथेसिस के दो मराहिल हैं। तो पूछा हुआ है डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा इज द करेक्ट ऑप्शन, आपने ए ऑप्शन को टिक करना है। ये वो जगह है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पर डार्क रिएक्शन का अमल होता है। लास्ट एमसीक्यू, व्हेन वी वर्क हार्ड वी सफर फ्रॉम मसल फटीग बिकॉज मसल सेल। जब हम मेहनत वाला, मुशक्कत वाला काम करते हैं तो हमें थकावट का सामना होता है, मसल फटीग हो जाती है। इसमें होता क्या है? ए ऑप्शन, कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एट फास्टर रेट एंड सो आर टायर्ड। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तेजी से और इंसान थक जाता है? या बी ऑप्शन है, कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड सो एक्यूमुलेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है? सी ऑप्शन, कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड। क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होने की वजह से लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है? या डी ऑप्शन, कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एट फास्टर रेट एंड सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होती है और लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है? यहां पर दुरुस्त जवाब है सी ऑप्शन। यहां पर बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है, हम पढ़ चुके एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी दो किस्में हैं, एक को अल्कोहलिक और दूसरी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हम मेहनत और मुशक्कत करते हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का अमल होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इस किस्म में जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो लैक्टिक एसिड होता है। ये आपके मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और हम कहते हैं मसल फटीग का सामना है, थकावट हो जाती है, खलियां पड़ जाती हैं। आपने टिक करना है सी ऑप्शन को, जो कि दुरुस्त जवाब है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे एमसीक्यूज जो कि टेस्ट नंबर 3 में दिए गए, जिसका सिलेबस चैप्टर 5, 6 एंड 7 है। मुझे उम्मीद है ये सवालात आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए और इनके दुरुस्त जवाब भी नोट डाउन कर लिए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन इज सब्जेक्टिव टाइप। आपको एमसीक्यूज के लिए जहां 15 मिनट दिए जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप के लिए 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम आपके पास होता है। इस वक्त के अंदर आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्टिव टाइप में अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपको 3 पार्ट्स दिए जाते हैं और हर पार्ट में से आपने 5 सवाल लाजिमन अटेंड करने होते हैं और हर सवाल की जो वेटेज है वो 2 नंबर की है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला सवाल, व्हाट इज सेल साइकिल। सवाल मुख्तसर और सादा सा है, चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। सेल साइकिल क्या है आप लोग समझ चुके हैं, ये टॉपिक डिस्कस हो चुका। आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वेब पोर्टल में वीडियो लेक्चर्स के सेक्शन में डिटेल में भी देख सकते हैं। सेल साइकिल क्या है? ये एक सीरीज है चेंजेस की जिनसे गुजरकर एक सेल अपने जैसे नए सेल पैदा करता है। इसके 2 फेजेस हैं, एक को इंटरफेस और एक को माइटोटिक फेज कहा जाता है। आपने 2 हेडिंग्स देनी है, आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और आपने मेन फेजेस की हेडिंग देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटरफेस एज अ मेजर फेज ऑफ सेल। सवाल ये भी चैप्टर 5 से लिया गया है और बिल्कुल स्टार्ट वाले टॉपिक्स में से है। इंटरफेस के बारे में बताइए। बेसिकली ये सेल साइकिल का पहला अहम और बुनियादी मरहला है और सेल साइकिल को 90% वक्त इंटरफेस मुकम्मल करने में लगता है। ये वो मरहला है जिसमें सेल डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन वो तब्दीलियां आती हैं जो इसकी डिवीजन के लिए दरकार हैं। सेल अपने आप को तैयार करता है तकसीम के लिए। तो आप इसमें डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फेजेस की हेडिंग देंगे, मेन फेजेस के नाम लिखेंगे। G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज। इसके बाद व्हाट इज मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट से क्या मुराद है? सवाल चैप्टर 5 ही से लिया गया है। मेटाफेज प्लेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, During metaphase, as kinetochore fibers attach with the kinetochore of chromosome, 2 kinetochore fiber from opposite pole attach with each chromosome. Chromosomes arrange themselves along the equator of cell, forming a metaphase plate. यहाँ पर जो मतलब है इस सवाल के जवाब का वो ये है कि जब सेल डिवीजन के अमल से गुजर रहा होता है उस दौरान में
क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। कुछ स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाते हैं क्योंकि वो क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर नॉन काइनेटोकोर होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर और नीचे से आकर के आपस में अटैच होते हैं। क्रोमोसोम जो सेल के सेंटर में मेटाफेज के दौरान अलाइन होते हैं, उस सेंट्रल प्लेट को, उस इक्वेटोरियल रीजन को हम मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between somatic and germline cell? सवाल सादा सा और चैप्टर 5 ही से लिया गया है। सोमेटिक सेल और जर्मलाइन सेल ये दो किस्म के सेल हैं। साइड बॉक्स से लिया गया क्वेश्चन है, आपने इसमें 2 पॉइंट्स बनाने हैं, डेफिनेशन का पॉइंट, सेल डिवीजन का पॉइंट। सोमेटिक सेल वो होते हैं जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जर्मलाइन सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल भी कहलाते हैं, ये नस्ल आगे बढ़ाते हैं। सोमेटिक सेल में माइटोसिस होती है जबकि जर्मलाइन सेल में मियोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की तारीफ बयान कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर क्या है? हम मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में पढ़ करके आए हैं। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के दौरान जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अलाइन होते हैं, पेयर्स की सूरत में अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, उनके क्यास्मेटा डेवलप होते हैं, उसके बाद जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। आप डेफिनेशन की हेडिंग के साथ क्रॉसिंग ओवर लिखेंगे और आप इंपॉर्टेंस में लिखेंगे इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती हैं, आने वाली नस्लों में खसूसियात तब्दील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। यहां भी आप 2 हेडिंग देंगे, डेफिनेशन और सिंबल। सवाल चैप्टर 5 ही से लिया गया है, मियोसिस वाले टॉपिक से लिया गया है। डिप्लॉयड सेल वो होते हैं क्रोमोसोम जिनमें पेयर्स में होते हैं, हैप्लॉयड सेल वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं, हाफ होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। सिंबल में आप लिखेंगे डिप्लॉयड सेल को 2n से जबकि हैप्लॉयड सेल को 1n से रिप्रेजेंट करते हैं। Next question is, what do you know about the term interkinesis? How it is different from interphase? सवाल पूछा गया है इंटरकाइनेसिस से क्या मुराद है, ये इंटरफेस से कैसे मुख्तलिफ है। सवाल कंसेप्चुअल है। रिकॉल योर मेमोरी हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 5 में। इंटरफेस में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस दरअसल इंटरफेज की वो किस्म है जो मियोसिस 1 के बाद आती है। जब मियोसिस 1 के नतीजे में एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं तो रेस्ट का मरहला आता है। उस रेस्टिंग फेज को जिसमें सेल मियोसिस 2 के लिए तैयार होते हैं हम इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हेडिंग के साथ। इसके बाद व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सवाल सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से लिया गया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है? ये बेसिकली पौधों के अंदर नस्ल बढ़ाने का तरीका है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पौधों के अंदर 2 जनरेशंस पाई जाती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस करती है, गैमीटोफाइट जनरेशन से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट का, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलप होना, इस अमल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला सवाल, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहा जाता है? सवाल लिया गया है चैप्टर नंबर 7 से। दरअसल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। इसके दौरान में कुछ तब्दीलियां आती हैं, ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अगर तो ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन रिलीज हो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो, इस अमल को हम रिडक्शन कहते हैं। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए मजमूई तौर पे हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इसमें आप रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखेंगे और आप पार्ट्स की हेडिंग के साथ बताएंगे कि इसके 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनलिस्ट द फंक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट ड्यू टू एटीपी। बताइए उन फंक्शंस के बारे में जो कि एटीपी परफॉर्म करती है। वो कौन से फंक्शंस हैं, आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखने हैं। सवाल चैप्टर 7 से लिया गया है और हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, हमने एटीपी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है, एनर्जी का जरिया है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बनाने में, मूवमेंट में, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इन पॉइंट्स को आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डिफाइन फोटोलाइसिस। सवाल चैप्टर 7 से लिया गया है। फोटोलाइसिस क्या है? केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के दौरान सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल पे पड़ती है, पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो क्लोरोफिल को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाता है। इस अमल को फोटोलाइसिस कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और आप इसकी अकरेंस भी लिख सकते हैं। डिफाइन लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन की तारीफ बयान कीजिए। ये फोटोसिंथेसिस का पहला मरहला है। इस मरहले के दौरान सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी की सूरत में, NADPH की सूरत में। आप डेफिनेशन लिखेंगे लाइट रिएक्शन की हेडिंग के साथ। आप अकरेंस लिखेंगे थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन का अमल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जनरल इक्वेशन लिखिए, तहरीर कीजिए। सवाल सादा सा है, आपने इक्वेशन पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल मिलता है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है, वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इजाफी तौर पे प्रोड्यूस होते हैं। आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन सा खाम मवाद है, रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार है। आप पॉइंट्स बनाएंगे। आप 2 पॉइंट्स में लिखेंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सवाल चैप्टर 7 ही से लिया गया है। एरोबिक और एनएरोबिक ये रेस्पिरेशन की 2 किस्में हैं। चूंकि एनएरोबिक से मुतल्लिक पूछा गया है, आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ये रेस्पिरेशन की वो किस्म है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। आप टाइप्स की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं। इसकी 2 इकसाम हैं, एक को लैक्टिक एसिड, एक को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। सवाल में डेफिनेशन पूछी गई है रेस्पिरेशन की। यह सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है जिसके जरिए से सेल अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप इसकी टाइप लिख सकते हैं। इसकी टाइप्स में आप एरोबिक और एनारोबिक के पॉइंट्स बना सकते हैं। यहां तक इस सवाल का इख्तिताम हो जाता है और दूसरे पार्ट का भी इख्तिताम हो जाता है। तीसरा पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का, और उसका पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। सवाल चैप्टर 6 से लिया गया है। एंजाइम की 2 इकसाम हैं। चैप्टर नंबर 6 के सेकंड पेज में हम पढ़ चुके हैं। वो एंजाइम जो सेल के अंदर रह के काम करते हैं उन्हें इंट्रासेलुलर कहते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम, और वो एंजाइम जो सेल से बाहर रहकर काम करते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। और इसकी मिसाल वो एंजाइम हैं जो स्टमक कैविटी में पाए जाते हैं। आप यहां पर डेफिनेशन की हेडिंग के साथ दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ दोनों की मिसालें तहरीर करेंगे और टेबल की सूरत में दरमियान में लाइन लगाकर इस सवाल का जवाब अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंजाइम। सवाल सादा सा है और आसान सी डेफिनेशन पूछी गई है, लेकिन आपने सिर्फ डेफिनेशन पर इक्तफा नहीं करना बल्कि साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है। एंजाइम की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन हैं जो कैटालाइज करती हैं, स्पीड अप करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। इसके साथ आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, प्रोटीएज है, अमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। आप कोई सी 2 मिसालें लिख सकते हैं पॉइंट्स की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या है, तारीफ बयान कीजिए। सवाल चैप्टर 6 से है, आगाज से लिया गया है। मेटाबॉलिज्म की 2 इकसाम हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। एनाबोलिज्म दरअसल मेटाबॉलिज्म की वो हालत, वो शक्ल, वो सूरत, वो किस्म है कि जिस दौरान में छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं। अब यहां भी 2 पॉइंट्स बनाएंगे। आप एक पॉइंट बनाएंगे एनाबोलिज्म का, आप उसमें डेफिनेशन लिखेंगे। आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे एनर्जी का, आप इसमें लिखेंगे कि एनाबोलिज्म के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है। आप एक पॉइंट मजीद ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल का, और फोटोसिंथेसिस आप इसकी मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएंजाइम, राइट देयर फंक्शन। कोएंजाइम की तारीफ बयान कीजिए और उसका काम बताइए। सवाल चैप्टर 6 से लिया गया है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में से लिया गया है। एंजाइम चूंकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी पढ़ चुके कि एंजाइम बाज़ औकात नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हैं जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर अगर लूजली अटैच हो वो कोएंजाइम कहलाता है। आप डेफिनेशन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखेंगे, फंक्शन में आप लिखेंगे कि ये मुख्तलिफ केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम राइबोफ्लेविन है, थायामीन है और फॉलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से क्या मुराद है? सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। एंजाइम सारे का सारा रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि उसका एक मुख्तसर हिस्सा, एक खास हिस्सा रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। आपने डेफिनेशन की हेडिंग के साथ इसकी डेफिनेशन लिखनी है और रोल ऑफ एक्टिव साइट में आपने लिखना है ये रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एंजाइम क्रिएट मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम्स मेटाबॉलिक पाथवेज को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वाले टॉपिक से लिया गया है और इसमें लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवेज में भी अमल करते हैं और इस दौरान में हर एंजाइम दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट के तौर पे लेता है, प्रोसेस करता है, उसको एक नई प्रोडक्ट में तब्दील करता है और दूसरे एंजाइम को ट्रांसफर कर देता है। आपने मेटाबॉलिक पाथवे की हेडिंग के साथ इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद डिफाइन कोफैक्टर का सवाल है। सवाल में कोफैक्टर की डेफिनेशन पूछी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही ये सवाल बना है और हम पढ़ चुके हैं एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो उसको काम करने में मदद दे वो कोफैक्टर कहलाता है। हेडिंग देंगे आप कोफैक्टर की, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद टाइप्स की हेडिंग देंगे और आप प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के पॉइंट्स बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट प्रोटीन? सवाल कंसेप्चुअल है, क्या तमाम बायोकेमिकल कैटलिस्ट प्रोटीन होते हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं, तमाम बायोकेमिकल कैटलिस्ट प्रोटीन नहीं होते। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन मुकम्मल हो जाता है जिसमें आपने 15 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट में से 5 सवाल आपने लाजिमन हल करने हैं। याद रखिएगा, टेक्निकली आप एग्जामिनर को अगर मुतासर करना चाहते हैं तो आपने नंबरिंग को जहन में रखकर उसी तरतीब से सवालों को अटेम्प्ट करना है जिस तरतीब से क्वेश्चन पेपर पे मौजूद हैं। ऐसा लिखना बेहतर नहीं होता कि किसी पार्ट का आखिरी सवाल आप सबसे पहले करें, दरमियान वाला सवाल आप उसके बाद करें और सबसे पहला वाला सवाल आप आखिर पे करें। आप उसी तरतीब को मलहूज़े खातिर रखिए, जो सवाल आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर पार्ट में क्वेश्चंस जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब के मुताबिक उन्हें सॉल्व कीजिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का है। बोर्ड पैटर्न में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं और कोई से 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। आइए देखते हैं कौन से सवाल आपके इस टेस्ट में दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बयान कीजिए। सवाल चैप्टर 5 से लिया गया है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आपने लिखने हैं, सेल रिप्लेसमेंट। इसमें आपने लिखना है रीजनरेशन के बारे में। इसमें आपने लिखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तमाम पॉइंट्स हम सिग्निफिकेंस में पढ़ चुके हैं। इन पॉइंट्स को आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद इस सवाल का दूसरा पार्ट है, राइट सम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एंजाइम। सवाल चैप्टर 6 से लिया गया है और ये सवाल आप लोगों ने चैप्टर 6 में एंजाइम वाले चैप्टर में यूजेस ऑफ एंजाइम में पढ़ा था। 4 पॉइंट्स याद कीजिए, चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम खुराक के हवाले से इस्तेमाल होते हैं, कागज की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, शराब की सनत के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपने पॉइंट्स बनाने हैं, फूड इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट। इन पॉइंट्स के साथ आपने प्रॉपर हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। ये सवाल जो कि पहला सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसके दोनों पार्ट्स आपने जब अटेम्प्ट करने हैं आपने मार्कर को लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने मैक्सिमम हेडिंग्स देनी है, वो हेडिंग्स जो हमने डिस्कस की। पहले पार्ट में भी 4 हेडिंग्स, दूसरे पार्ट में भी 4 हेडिंग्स हैं। आपने इन हेडिंग्स को यूटिलाइज करना है, मार्कर के साथ लिखना है और आपने बकिया हिस्सा इंक पेन के साथ छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और ए पार्ट है, गिव द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन की समरी बयान कीजिए। डार्क रिएक्शन चैप्टर नंबर 7 से है। फोटोसिंथेसिस के एक मरहले को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने यहाँ भी हेडिंग्स बनानी है, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, 3 पॉइंट्स जो कि डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, आपने उनकी 3 हेडिंग्स देनी है। आप यूं हेडिंग दे सकते हैं, समरी, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 5 कार्बन कंपाउंड, इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो डायग्राम है इस सवाल में आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। डायग्राम को आपने इंक पेन और मार्कर से ड्रॉ करना है, आपने अच्छी तरह से लेबल करना है। कोशिश कीजिएगा डायग्राम को अपनी आंसर शीट के पेज के मिड में ड्रॉ कीजिए, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, इससे प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, दिखने में अच्छा लगता है। इस सवाल का दूसरा पार्ट, राइट अ नोट ऑन मियोसिस 2। मियोसिस 2 पे डिटेल नोट है। सवाल मुख्तसर है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। सवाल की वेटेज की बात की जाए 4 नंबर का सवाल है, लेकिन आपने इसके भी पॉइंट्स बनाने हैं, आपने हेडिंग्स के साथ इसको अटेम्प्ट करना है। आप हेडिंग दे सकते हैं मियोसिस 2 की, फेजेस की, और उसमें आप लिख सकते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, और फिर आप सब हेडिंग्स देंगे। प्रोफेज 2, उसके बाद आप 2 लाइनों में उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2। ये 4 मजीद हेडिंग्स देकर आप 2-2 लाइनों में इनको डिस्क्राइब करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपने डायग्राम लाजमी बनानी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ पे डायग्राम मौजूद है। इस टॉपिक में आपने वो डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है अच्छे साफ सुथरे अंदाज में, ताकि आपको मुकम्मल नंबर हासिल हो सके। आइए डिस्कस करते हैं आखिरी सवाल। आखिरी सवाल का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन विद डिफरेंट मॉडल्स। सवाल सादा सा है, चैप्टर 6 के इख्तिताम से लिया गया है। चैप्टर 6 का आखिरी टॉपिक था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम और उससे पहले वाला सेकंड लास्ट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको आप अटेम्प्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, आप जनरल मैकेनिज्म लिखेंगे, आप इक्वेशन को लिखेंगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाती है। इसके बाद आप मॉडल्स की हेडिंग देंगे, आप मॉडल्स में लिखेंगे इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में, आप मॉडल्स में लिखेंगे लॉक एंड की मॉडल के बारे में, फिर आप फर्दर हेडिंग देंगे लॉक एंड की मॉडल की, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इंड्यूस फिट मॉडल की हेडिंग देंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। आइए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। इस सवाल का दूसरा पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यह सवाल बारहा पूछा जा चुका है, यह सवाल टेबल से लिया गया है। चैप्टर 7 के इख्तिताम पे 2 टेबल मौजूद हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह सवाल बोर्ड एग्जाम में बारहा पूछा जा चुका है, इसलिए आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और टेबल की सूरत में अटेम्प्ट करना है। जब आप टेबल बनाएंगे, आप डिफरेंस कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर पॉइंट्स बनाकर डिफरेंस करेंगे, उसको वाजे करेंगे। आप हेडिंग दे सकते हैं मेटाबॉलिज्म की, एनर्जी की, अकरेंस की, साइट ऑफ अकरेंस की और टाइम की। इस तरह से इस सवाल के जवाब में आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। यह टेस्ट नंबर 3 था 9th क्लास का बायोलॉजी का, जिसमें चैप्टर 5, 6 और 7 का सिलेबस शामिल था। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए जो मिस्टेक आपसे हुई उनको ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। जिन सवालात में कमी रह गई है उन कमियों को दूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये टेक्निकल सॉल्यूशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया है आपकी गलतियों का अजाला करेगा, आपकी तैयारी में मददगार होगा। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इस टेस्ट सेशन की सीरीज से भरपूर फायदा उठाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए, अगले टेस्ट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।